हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम लोग 14 मई से रिलेटेड जो भी सवाल हुए हैं, ठीक है, जीके जीएस के करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने किस टीम को हराया था? दोस्तों, आप अभी देख ही चुके होंगे, ठीक है, कि 2025 में जो हारा था वो था न्यूजीलैंड, ठीक है। फाइनल में कौन हराया था? न्यूजीलैंड। कौन हराया था भाई? अपना भारत, ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किसको हराया? तो ये था न्यूजीलैंड। अब इसके बारे में कुछ और अगर बोलना चाहते हो, पहले तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था, ठीक है। इंग्लैंड आया था, सेमीफाइनल खेला था, बट नहीं चला। पाकिस्तान भी नहीं चला, न्यूजीलैंड चला था। और ये टूर्नामेंट हुआ था फरवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं है भाई। चलिए, अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि, विनिर्माण, सेवा, बैंकिंग या परिवहन, शिक्षा आदि, या फिर खनन, कौन सा हो जाएगा बताओ भाई? तो देखो भाई, कृषि जो आता है प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। विनिर्माण जो आता है सेकेंडरी में आता है, उद्योग धंधे में आता है। और भी है क्या, खनन जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो बच गया कौन? सेवा, जिसमें कि बैंकिंग, आपके जो बैंक वगैरह है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट जो आवाजाही करते हो, शिक्षा, ठीक है, इत्यादि। अगला जो सवाल है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 हुआ था, 2002 में हुआ था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51(a) में क्या जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये जो 51(a) में जोड़ा गया था, ठीक है, 51(a) में कहा गया था कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना है। तो ये जोड़ा गया था भाई। अच्छा, ये जो है आर्टिकल इसी में जोड़ा गया था 21(a). अब ये 21(a) में जो है इसी संशोधन के जरिए शिक्षा को, एजुकेशन को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहा गया था। क्या कहा गया था जो दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स कहा गया था। और भी क्या है, 51(a) के सब क्लाउज के में इसके तहत 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य कि जो पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे या कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के जो होंगे, उनकी एक जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। अगला जो यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? बताओ भाई, बताओ। क्या बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो यंग इंडिया पत्रिका के ये जो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, 1919 से 1931 तक अंग्रेज के बारे में प्रकाशित किया करते थे। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अच्छा, उद्देश्य इनका क्या था? उद्देश्य यही था कि अहिंसा के दर्शन फैलाएं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा हो, या नहीं कि हिंसा हो, ठीक है। हिंसा हिंसा समझते हो ना। और महात्मा गांधी की अन्य पुस्तक की भी बात करते हैं तो हरिजन हो जाएगा, ठीक है। और यंग इंडिया तो है, ये हरिजन हो जाएगा। और ये हरिजन जो था अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था। अगर हम नवजीवन की बात करते हैं तो ये गुजराती में था उनका, सही है ना, नवजीवन ये गुजराती में था। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन इन्हीं का था भाई। इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में जब थे तभी लिखे थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक केसरी, उनका जो पुस्तक है केसरी, जो कि मराठी में था। और क्या था?
केसरी मराठी में था, तो मराठा क्या था भाई, उन्हीं उन्हीं का था, मराठा इंग्लिश में था। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की बात करते हैं तो नेशनल हेराल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, नेशनल हेराल्ड। सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक की बात करते हैं तो उनका एक था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड और स्वराज, ये दोनों पुस्तक याद रखें। चलिए अगला जो सवाल है, सवाल है दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल यानी कि तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? कौन होगा भाई? तो दिल्ली सल्तनत में जो चालीसा दल, जिसे हम तुर्केने ए चिहलगानी कहते हैं, ये 40 वफादार गुलाम थे, ठीक है, कितने थे भाई, 40 वफादार गुलाम और अमीर दोनों थे। अब इनका काम में था प्रशासनिक कार्य और विद्रोह को दबाना, तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन, नहीं भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने किया था भाई, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक। बलबन की बात करते हैं तो ये चालीसा जो चलाया था कौन, इल्तुतमिश, तो उसको जो है भंग किया था, समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो ये बाजार नियंत्रण को अच्छे से चलाया था और सबसे बड़ा कार्यकाल भी रहा था, और इसके पास अस्थाई सेना भी थी, ठीक है, क्या था, अस्थाई सेना थी। चलिए अच्छा, इल्तुतमिश ने एक प्रणाली चलाई थी, एकता प्रणाली, ये भी याद रखना भाई, ठीक है, एकता प्रणाली। अगला जो सवाल है, सवाल ये है कि 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई और व्यापार होता था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा? बताओ भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो बंदरगाह होते थे, ज़्यादा जो आवाजाही होते था, ठीक है, माल ढुलाई, ये होता था लोथल, डॉकयार्ड था, ये गुजरात में था, ठीक है, वर्तमान में अभी गुजरात के भोगवा नदी के तट पे था। कहाँ था भाई? भोगवा नदी के तट पे था। यह दुनिया का जो सबसे पहला मानव निर्मित डॉकयार्ड था, जो कि मानव द्वारा बनाया गया था, सबसे बड़ा। तो ये भी याद रख सकते हो एक फैक्ट। और ये किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। अच्छा, यहाँ से जो किसके साथ व्यापार हुआ करता था? तो मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी इत्यादि, ठीक है, बहुत सारे। अब कालीबंगा की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम धौलावीरा देख लेते हैं। धौलावीरा में यदि बात करते हैं तो ये गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। और ये वाटर मैनेजमेंट के लिए अच्छे से जाना जाता है। इसकी जो वाटर मैनेजमेंट थी बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो। अच्छा, मोहनजोदाड़ो में जो है ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेट बाथ, जिसे महान स्नानागार कहते हैं, ठीक है। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, जहाँ जो है जूते और चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। और क्या है भाई? चलो हो गया। 1990 के दशक, विशेषकर 1990 से 91 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र? कौन सा हो जाएगा? 1990 के दशक की बात कर रहा है, आपके पापा के ज़माने का, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्विस सेक्टर में, ठीक है। लगभग जो है 1990 से 91 में ये जो है
लगभग इसकी हिस्सेदारी बढ़ के हो गई थी 40.5%। कितना हो गया था ये? 40.5% हो गया था भाई। अच्छा, 1991 में ही एक एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, एलपीजी सभी को पता है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुआ था। और क्या बात कर सकते हो भाई? चलिए, हो गया और क्या। अच्छा, कृषि क्षेत्र जो हुआ था, कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी घट गया था। कृषि क्षेत्र में जो है 34.9% ही रह गया था। और औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्री में जो है इसमें बढ़ा था। ठीक है, लगभग 24% हो गया था, 24-25 हो गया था भाई, इतना याद रखना। सवाल है, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 39D? कौन सा होगा भाई, बताओ। तो देखो, संविधान के जो अनुच्छेद बताए गए जिसमें कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन होगा, वो आर्टिकल 39D होगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 39D, या हिंदी में घ भी कह सकते हो इसको। ठीक है, अब ये समानता का अधिकार में रखा गया है। एक समानता का अधिकार होता है। अच्छा, आर्टिकल 39A में क्या है? ये पुरुष और महिलाओं के लिए जो सभी नागरिक के लिए साधन प्राप्त करना। ठीक है, आजीविका साधन प्राप्त करना। आर्टिकल 41 में क्या कहा है कि बेरोजगारी और वृद्धावस्था में, जैसे कि आप ग्रेजुएशन अभी कर रखे हो, ठीक है, काम धाम नहीं मिल रहा है, तो आपको सहायता किया जाएगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है? ये मैटरनिटी लीव देता है। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ देता है। अब ये मैटरनिटी रिलीफ क्या है? काम या न्याय संगत, जैसे कि प्रसूति सहायता जो लेडीज लोग को दिया जाता है भाई, समझो थोड़ा सा भाई। ठीक है, अगला जो सवाल है 9, दमन और दीप या पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में कौन कार्य करते हैं? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? तो यहाँ पे लंबाडी के साथ जाना है। लंबाडी जो ऑप्शन रहेगा उसको साथ जाना है भाई। ठीक है, अब ये जो कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में जो शासक प्रशासक काम करेंगे, जैसे कि दमन और दीप या पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, सभी को पता है। तो यहाँ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चुन जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही काम में करते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, ये पुडुचेरी हो गया, दिल्ली, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये सब जगह जो है जाते हैं। और इनके पास जो है उपराज्यपाल कुछ विशेष शक्तियां भी दी जाती है। अच्छा, ये याद रखना, दादर, दादर याद है ना? दादर और नगर हवेली, इसको मिला दिया गया भाई, दमन और दीप कर दिया गया, दमन दीप। ठीक है, गलती बता रहा हूँ क्या? छोड़ो भाई, पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट ही छोड़ दो। 1928 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय? कौन सा हो जाएगा? बारडोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार की उपाधि मिला था वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अब कारण क्या था? जो किसानों में कर लगाया गया था, अचानक जो है 22% बढ़ा दिया था भाई। ठीक है, बहुत गलत किया था। ठीक है, हाँ, सरदार की उपाधि मिला था। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो अवध में किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन 1920 में किए थे। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो उनको पंजाब केसरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। 1920 में जब लाठी प्रदर्शन हुआ था साइमन कमीशन का,
ठीक है, खिलाफ जो है लाहौर में विशाल प्रदर्शन कर रहे थे, तभी इनको डंडे से, हाँ, लाठी से पीटा गया था, चोट लग गया था भाई। ठीक है। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था ये याद रखना। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात में हुआ था, 1918 में हुआ था, और वल्लभ भाई पटेल भूमिका में हुआ था, लीड रोल यही किए थे भाई। यदि कोई फाइल कंप्यूटर में पहले से सेव है और आप उसकी एक कॉपी दूसरी जगह बनाना चाहते हो तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? कंट्रोल+X या कंट्रोल+V, कंट्रोल+C या कंट्रोल+V, कंट्रोल+Z या कंट्रोल+Y या कंट्रोल+S या कंट्रोल+A? भाई सभी को पता है कि पहले कॉपी करते हैं फिर भेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल+X और कंट्रोल+V क्या है? इसमें कंट्रोल+X है जो ये पूरी तरह से आप किसी को कट करके फिर पेस्ट वहाँ पे कर सकते हो। कंट्रोल+Z क्या है? ये कंट्रोल+Z जो है प्लस बाई ये अंडो करता है, अंडो पड़े हो ना, कंट्रोल+बाई जो दोबारा जो है रीडो में ले आता है, कौन? कंट्रोल+बाई। और कंट्रोल+Z रीड अंडो करता है। कंट्रोल+S क्या करता है? ये सेव करता है कोई भी फाइल। और कंट्रोल+A क्या करता है? सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है। क्या करता है? सभी टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करता है। तो सबको समझा दिया भाई ऑप्शन। चलिए अगला जो सवाल है, सवाल कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी बिल के पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति यानी कि साइन जो करता है कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? जो संसद में दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा। अब ये लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब ये और याद रखना कि कोई भी वित्त बिल यानी कि फिनेंशियल बिल जो आता है पास होता है वो केवल लोकसभा में ही होता है, और ये कौन कर सकता है? फिनांस मिनिस्टर। ठीक है। अब आते हैं सवालों पे। करा कि कानून बनाने के लिए जो लास्ट हस्ताक्षर करते हैं वो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट करता है, यानी कि फर्स्ट मैन करता है। इंडिया का फर्स्ट मैन कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। और ये आर्टिकल 111 में ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि दोनों सदन के जब पास हो जाएगा तो कोई भी विधेयक बिल तभी कानून यानी कि एक्ट बन सकता है जब तक उसकी प्रेसिडेंट की सहमति नहीं होती, स्वीकृति देती है। ठीक है। अच्छा, ये राष्ट्रपति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। भले वह किसी सदन में नहीं बैठते हों, बट एक वो जो है अभिन्न अंग हैं, याद रखना। ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये जो है नीतिगत फैसले लेते हैं। इनके अंदर कैबिनेट पूरा आता है, मंत्रिमंडल आता है भाई। ठीक है। बिल में संसद लाने की मंजूरी यही देते हैं, कहते हैं जाओ भाई करो। CGI मुख्य न्यायाधीश, ये न्यायपालिका के क्या होते हैं? हेड होते हैं। और इनका जो संसद में क्या काम होता है कि बिल पारित करने पर और हस्ताक्षर करने पर कोई भी भूमिका रोल नहीं होता है। ये कोई कानून संविधान या जो है सिर्फ जांच वगैरह कर सकते हैं कि हाँ चलो ये कानूनन है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है वीटो पावर। क्या कहते हैं? वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होती है बताओ? ये किसी भी बिल को क्या करती है? रोक सकती है। ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 55,000 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर, 99,235 किलोमीटर, 1,26,366 किलोमीटर। बताओ कौन होगा? तो 31 मार्च 2020 तक अपडेटेड पूछा गया है, ये नहीं कि अब का रिलेटेड बता देना। ये आंकड़े जो हो जाएंगे 67,956 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो रेलवे ट्रैक की लंबाई टोटल ये बताया गया है, टोटल रेलवे ट्रैक की
99,235 किलोमीटर ये क्या है, रनिंग ट्रैक की लंबाई है। ठीक है, रनिंग ट्रैक की लंबाई लेंथ है। और 55,000 कोई नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, भारतीय यानी कि सवाल कह रहा है प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या फिर मलयालम। तो साउथ इंडिया की बात करते हैं जिसमें कि संगम साहित्य फेमस है, ये जो है तमिल भाषा में, तमिल भाषा में। ठीक है, संगम का क्या अर्थ होता है ये बता सकते हो। संगम का अर्थ होता है, शब्दिक क्या होता था भाई कि विद्वानों की सभा। क्या होता था, विद्वानों की सभा हुआ करता था। परिषद से मतलब कि यहाँ जो मदुरै के पास है ना, तमिल में मदुरै, वहाँ पांड्या राज्यों की राजधानी हुआ करता था। पांड्य राजाओं का संरक्षण वहाँ पे 3 महासंगम तैयार किया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक प्रमुख कृतियाँ भी है भाई, तोल्कापियम। तोल्कापियम ये जो है तमिल व्याकरण एक ग्रंथ है, यहीं से सब चीज सीखा जाता है भाई। ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब जो है दक्षिण भारत के एक शास्त्रीय भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है, निम्नलिखित में से 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। ठीक है, बताओ इसको भाई। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि सांभरो, SAMBHA, ओ भाई मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। देखो भाई, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश की सीमा साथ साझा करता है, 4,096 लगभग किलोमीटर। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ 3,323 लगभग है, नेपाल के साथ 1,751, म्यांमार के साथ 1,443। ठीक है, और ये 8 लोगों के साथ, पहला तो क्या हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और कौन है भाई, श्रीलंका। ठीक है, 7 हो गया ना, और क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। चीन के साथ भी लगता है ना, नहीं भाई चीन के साथ कहाँ लगेगा। बस इतना ही है। ठीक है, अगर कोई और याद आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, भाई जाते जाते सीख ही लो। एक ट्रिक होता था, ट्रिक थोड़ा सा याद है, बचपन में MBA। ठीक है, BACHPAN, बचपन में, यहाँ पे हिंदी कर लेना। ठीक है, और MBA। अब ये जो है यानी कि कंट्री जो है, अपना कंट्री, इंडिया कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो जो जो कंट्री के साथ करता है ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, ये हो जाएगा चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अच्छा, ये जो एक बॉर्डर यानी कि टोटल तो बता ही दिया, टोटल बॉर्डर। अब इसमें जो है संधि एक होता था, मतलब कि जैसे कि रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन किसके किसके सेपरेट करता है, तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान को करता है रेड क्लिफ। ठीक है, ये याद रखना। और एक LOC कंट्रोल करता है, ये जम्मू कश्मीर की तरफ होता है भाई। हाँ, अच्छा एक बात याद रखना कि ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था, क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगौली, ये हुआ था 1916, ये हुआ था 1816 हुआ था नेपाल के बीच में। ठीक है, और ये जो है लाइन वहाँ पे इंडिया एंड नेपाल के साथ जो है एक लाइन खींचा गया था। ठीक है, बॉर्डर बनाया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली से। रेड क्लिफ हो गया, और कोई होता है भाई, पाक स्ट्रेट होता है भाई। हाँ, पाक स्ट्रेट होता है, ये होता है श्रीलंका के साथ।
इंडिया एंड श्रीलंका। और कोई है भाई, कोई बताओ डुरंड लाइन किसके किसके बीच में होता है? तो डुरंड लाइन जो होता है ये अफगानिस्तान के बीच में, AFGANISTN, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन होता है। और कोई लाइन होता है भाई मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन जो इंडिया एंड चाइना ही होता है ना, हाँ इंडिया एंड चाइना। और कोई लाइन है भाई बता दो, याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मतलब इस तरह से पढ़ो कि लगे कि हाँ पढ़े हैं, ठीक है भाई, ऐसे ही नहीं कि बस सवाल आंसर करो जाओ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी? एकता प्रणाली, बाजार नियंत्रण नीति, मनसबदारी प्रथा, सिजदा और पैबोस। देखो भाई अभी हमने बता रखा है, और अपने अगर पीछे वीडियो पढ़ रखे होंगे तो आराम से यहाँ पे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लगा सकते थे, ठीक है। एकता प्रणाली किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा। सिजदा और पैबोस गयासुद्दीन बलबन, तो बलबन लिख देता हूँ, ठीक है, बलबन द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक और चला गया था, किधर है भाई अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे है नाम, ठीक है। दाग और हुलिया, बताओ दाग और हुलिया क्या था भाई? दाग और हुलिया, ये जो बाजार नियंत्रण था एक और नाम से जाना जाता था, एक विभाग था दीवान ए रियासत, ठीक है। चलिए सिजदा और पैबोस कौन था? बलबन। मनसबदारी प्रथा था अकबर। एकता प्रणाली इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, याद रहेगा। अगला जो सवाल है, 21 जून को मुख्य रूप से समर सोलिस्टिक यानी कि ग्रीष्म संक्रांति कहाँ पर होता है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा या मकर रेखा? कौन सा हो जाएगा भाई? 21 जून की बात किया गया है, तो 21 जून में गर्मी आ जाता है, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि सूर्य की स्थिति जो होता है इस दिन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधे जो है 90 डिग्री लंबवता डिग्री इस तरह से पड़ता है, ठीक है भाई। चलिए दक्षिण गोलार्ध में ये 21 या 22 दिसंबर को होता है ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। तो यहाँ पे कब होगा? 21 या 22 दिसंबर को। मकर रेखा पे यहाँ पे सूर्य की किरण चमकता है सीधी 21 से 22 दिसंबर को, ठीक है। और यहाँ सबसे लंबा दिन होता है। भूमध्य रेखा, यहाँ पे विषुव कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पृथ्वी जो है, पृथ्वी दिन रात जो है बराबर होता है। कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, 2 डेट में दिन रात और बराबर होते हैं भाई। अच्छा, कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है? कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है? तो एक ट्रिक याद रखना, यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ भाई, ठीक है। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस बीन द मीटिंग। अब ये क्या होता है? गुजरात, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, सिटी याद रखना। जस्टिस का हो जाएगा झारखंड जेके, बीन का हो जाएगा वेस्ट बंगाल, द का हो जाएगा त्रिपुरा, मीटिंग का हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा गुजरता है। अगला जो सवाल है, सवाल की संख्या बहुत है भाई, अभी देख लो। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935,
प्रशासनिक अधिकार अधिनियम 1985, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956? कौन होगा भाई? तो यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात किया गया है, तो ये हो जाएगा 1985, ठीक है। प्रशासनिक अधिकार अधिनियम संवैधानिक जो आधार बना था अनुच्छेद 323 है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 याद रखना। 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था 1956। चलिए अगला जो है ये सब याद रखो कब क्या आया था। कह रहा कि स्टार फिश तारा मछली में वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल श्वसन, रक्त संचार, लोकोमोशन या प्रजनन? बताओ भाई। स्टार फिश तो लोकोमोशन जो होता है, गमन चलना फिरना जिसको कहते हैं, ये होता है भाई गमन, ठीक है। लोकोमोशन भोजन पकड़ना, श्वसन। अगला जो सवाल है, वाहनों में उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक्स ब्रेक भौतिकी के किस नियम सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बताओ। न्यूटन के नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या बर्नौली का सिद्धांत? कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोलिक्स ब्रेक पढ़े ही होंगे। तो सबसे पहले ये बात काम करता है पास्कल्स लॉ, नियम के सिद्धांत, यानी कि किसी भी कोई बंद तरल फ्लूइड होता है और बिंदु पर लगाया गया एक प्रेशर, जैसे कि डल्ला देखते हो ट्रैक्टर का, बालू गिराने लगता है या गिट्टी, तो हाइड्रोलिक ब्रेक उसमें रहता है भाई, वो जो है उसको प्रेशर से उसको उठाता है, नीचे गिरा देता है, ठीक है। न्यूटन के नियम तो पता है भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्रतिक्रिया। आर्किमिडीज का सिद्धांत बायन्स फोर्स, उत्प्लावन बल दिए थे। बर्नौली का सिद्धांत ये वायु के वेग जो है गतिशील होता है तरल पदार्थों में। थावरचंद्र गहलोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो कर्नाटक के 19वें राज्यपाल बने। वो मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले राज्यपाल बने। कौन सा हो जाएगा? तो वो 19वें राज्यपाल है भाई, सही है, ठीक है। 11 जुलाई को बने थे और वो मध्य प्रदेश से आने वाले पहले राज्यपाल भी बने, तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2। अगला जो सवाल है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? बताओ। परमाणु का आकार बहुत बड़ा होना, परमाणु का अविभाज्य न होना, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति या नाभिक की खोज? तो डाल्टन के नियम सबको पता है कि दिए थे, और ये हुआ था परमाणु का अविभाज्य न होना, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि में विभाजित होना, ठीक है। परमाणु का आकार बहुत बड़ा होना ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अत्यंत सोचे भाई, नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, ठीक है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोजे थे। जुलाई 2025 में तुर्की ने 1970 किलोग्राम वजन वाले अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया है। इस बम का नाम क्या है? टाइफून, गजाब, राफेल, अनातोलिया? देख रहे हो भाई, मतलब तुर्की ने 1970 ग्राम वाले सबसे शक्तिशाली अनावरण किया है बम का, तो ये हो जाएगा गजाब, ठीक है। अगला जो सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल तिब्बती बर्मन भाषा परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी थी? डोगरी, संथाली, बोडो, मैथिली? तो कौन था भाई 8वीं अनुसूची में शामिल था? तो बोडो हो जाएगा, ठीक है। बोडो हुआ था ना 92 संविधान संशोधन 2003 को, याद करो, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शेड्यूल में कौन कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है।
तो ये तो सब हो जाएगा भाई। तिब्बती बर्मन कह रहा है, ठीक है, तिब्बती बर्मन भाषा परिवार की, इसलिए थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। सवाल कह रहा है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक घटक या तकनीक का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर? आइए हम चारों ऑप्शन को डिटेल से पढ़ते हैं। अब कैसे? तो ये वैक्यूम ट्यूब जो था भाई ये फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी थी, तो याद रखना फर्स्ट था। ट्रांजिस्टर भाई ये सेकेंड था। इंटीग्रेटेड सर्किट ये जो था थर्ड था। अब फोर्थ पूछा है तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। और ए आई आ गया है ना पांचवा, ये हो जाएगा फिफ्थ ए आई। चलिए ये लास्ट सवाल है, ठीक है, अब परेशान नहीं करेंगे आपको। अदालती कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग और एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना? दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय? तो देखो भाई एआई आधारित यानी कि लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों होगा उसमें, तो ये जो बना था एआई आधारित पर, ये केरल उच्च न्यायालय, केरल में ही हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।